मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा, कक्षा 10वीं, पाठ या अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, भाग 1 प्रतिरक्षा विधि एवं प्रतिरक्षा विज्ञान। अध्याय 4। सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि हम एक दिन के अंतर्गत भोजन करने के दौरान या खेलने कूदने आदि के दौरान हजारों वस्तुओं को स्पर्श करते हैं और उन हजारों वस्तुओं पर छोटे छोटे जीव, कीटाणु, विषाणु आदि उनसे जुड़े रहते हैं। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते समय सीधे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर के संपर्क में आ जाते हैं। तो इस प्रकार मानव शरीर हर दिन में अनेकों रोगाणुओं के संपर्क में आता है, लेकिन रोगाणुओं के संपर्क में आने के बाद उपरांत व्यक्ति रोगग्रस्त नहीं होता, यानी वह बीमार नहीं होता है। उसका मुख्य कारण है कि रोगाणु उन्मूलन हेतु हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने हेतु एक क्षमता पाई जाती है, जिसे प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग जीवों में जन्मजात या जन्म के बाद यानी उपार्जित भी हो सकती है। यानी मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं के संपर्क में आने के बाद भी रोगग्रस्त नहीं होता, क्योंकि रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उपस्थित होती है। ये प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। वहीं रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली इन क्रियाओं या तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अर्थात जैसे आज के समय में हमारे शरीर में कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, इस कोरोना वायरस की बीमारी के अंतर्गत उस कोरोना वायरस की दवा का ढूंढना और दवा ढूंढने के लिए शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण किस प्रकार हो रहा है, उन सभी का जो अध्ययन चल रहा है, तो इस अध्ययन को ही प्रतिरक्षा विज्ञान से जोड़ा गया है। इसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जा सकता है। जैसे कि आपने बीच में सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, अर्थात जिस व्यक्ति को कोरोना हो रखा है और उसके शरीर में उस कोरोना का स्वतः ही वो धीरे धीरे उससे सही हो गया, अर्थात उसके शरीर में उसके खिलाफ एक प्रतिरक्षी बनी, इम्यूनिटी पावर बनी। उस इम्यूनिटी पावर के कारण उसके शरीर में होने वाला कोरोना स्वतः ही नष्ट हो गया, वह उससे बचाव हो गया। तो उस शरीर से जो नष्ट होने के कारण उसके शरीर ने जो प्रतिरक्षा बनाया, जो प्रतिरक्षी भाग बनाया, उस प्रकार हमारे शरीर में इन प्रतिरक्षाओं का निर्माण कैसे होता है, इसका अध्ययन करना ही प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, लसिकाएं, प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे अस्थि मज्जा, जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का भी निर्माण होता है, लसिका पर्व, थाइमस ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, वहीं रक्त लसिकाएं, ये सभी भी मिलकर कार्य करते हैं। ये लसिका के अंतर्गत संयुक्त रूप से कार्य करने में सहयोग करते हैं। सामान्यतः शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा विधियाँ पाई जाती हैं। पहली है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि। यह प्रतिरक्षा विधि जन्मजात मनुष्य के शरीर में उपस्थित होती है, इसलिए इसे निर्दिष्ट, अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इसे सामान्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगाणु से विशिष्ट रूप से सुरक्षा प्रदान नहीं करती। वहीं ये सभी प्रतिजनों के समान विरुद्ध तरीके से कार्य करती है। जैसे सामान्यतः आप चल रहे हैं, तेज़ी से धुआं उड़ रहा है और वो आपके नाक में प्रवेश कर जाता है तो व्यक्ति को छींक आ जाती है। वहीं वही व्यक्ति जब उसके नाक में मक्खी प्रवेश करने का प्रयास करती है तो वो उन्हीं बालों में फंस जाती है और पुनः छींक आती है और उसे उस शरीर से निकल जाती है। यानी नाक के थ्रू यदि कोई भी जीव या रसायन शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो व्यक्ति छींक द्वारा उसे शरीर से निकाल देगा। यानी ये सभी के लिए एक तरीके से कार्य करती है, सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है। लेकिन यह भौतिक अवरोधक है, अर्थात भौतिक भाग है, शरीर का एक अंग कार्य करता है। उसी प्रकार जब हमारे शरीर के अंतर्गत कोई भी जीवाणु प्रवेश करता है तो हमारा शरीर सबसे पहले उसे सामान्य तरीके से उसके चारों ओर प्लाज्मा का निर्माण, बी लसिका कोशिकाओं का घेराव करना, ये सभी के लिए किया जाता है। कोई भी जीव यदि हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो बी लसिका कोशिकाओं का घेराव होता है।
बी लसिका कोशिकाओं के गिराव के बाद प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो ये सबके लिए सामान्य रूप से कार्य करता है, सबके लिए समान होता है, इसलिए इसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का भाग कहा जाता है। वहीं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में जैसे भौतिक अवरोधक, त्वचा, नासिका छिद्र तथा अन्य अंग जैसे त्वचा, हमारा शरीर पे त्वचा पाई जाती है, ये शरीर में रोगाणुओं को प्रविष्ट होने से रोकती है। वहीं नासिका छिद्र में किसी भी प्रकार की जीव या धूल या मिट्टी के कण के प्रवेश करने के समय ये उनको रोकने का कार्य करते हैं। उसके अंतर्गत महीन बाल पाए जाते हैं। वहीं हमारे शरीर के फेफड़ों में पक्षमाप, वक्षाम आदि हमारे शरीर में फेफड़ों के अंदर पहुंचने वाले अन्य पदार्थों को या अन्य गैसों को रोकने का कार्य करते हैं। वहीं श्लेष्मा उपकला हमारे नाक के अंदर पाई जाती है, जो धूल मिट्टी के कण जो महीन बालों को पार कर जाते हैं तो वे इस श्लेष्मा उपकला अर्थात श्लेष्मा झिल्ली से चिपक जाते हैं, जिससे कि ये फेफड़ों में प्रवेश नहीं हो पाए, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाए। इसके साथ साथ मनुष्य शरीर में कुछ प्रकार के रासायनिक अवरोधक भी पाए जाते हैं। इन रासायनिक अवरोधकों में जैसे आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो भी भोजन शरीर में प्रवेश करता है वह आमाशय में प्रविष्ट होते ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसके ऊपर स्त्रवण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रवण के कारण उसके अंदर जिस प्रकार की भी छोटी छोटी जीव है या जो कीटाणु उपस्थित होंगे वे उसके अम्लीय प्रभाव के कारण नष्ट हो जाएंगे। वहीं मादा की योनि में अम्लीय वातावरण लैक्टिक अम्ल के कारण उपस्थित होता है, जिसके कारण भी यदि कोई जीव उसमें प्रवेश करता है तो उसकी अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाएगा। वहीं त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व, वहीं हमारे विभिन्न देह अर्थात शरीर में पाए जाने वाले और भी जैसे तत्व जैसे लार है, अश्रु है, पसीना है, ये भी शरीर को रोग मुक्त अर्थात रोगाणु से लड़ने हेतु सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोशिका अवरोधक भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिकाएं, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं आदि। वहीं इसके साथ साइटोटॉक्सिस कोशिकाएं जैसी प्राकृतिक मारक कोशिकाएं आदि भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि का भाग है, क्योंकि जब मानव शरीर में कुछ जैसे जो व्यक्ति सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने के कारण उसके शरीर की कोशिकाएं ही शरीर को नष्ट करने का कार्य कर देती है, वह कैंसर ग्रस्त हो जाती है। उस स्थिति में शरीर की कोशिकाएं ही शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। तो उन कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कोशिका अवरोधक अर्थात मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल जैसी कोशिकाएं पाई जाती है, जो इस प्रकार बनी हुई इन कोशिकाओं जैसे कि कैंसर की कोशिकाएं आदि को नष्ट करने का कार्य करती है। वहीं ज्वर और सूजन एक सामान्य बीमारी है जिसका इलाज स्वतः ही मानव शरीर द्वारा कर दिया जाता है। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि वह विधि है जिसमें किसी भी जीव का मानव शरीर में प्रवेश ये अनुकूलित तथा विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है, क्योंकि ये किसी विशिष्ट प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है, अर्थात हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक पोषक तत्व उस विशिष्ट प्रकार से लड़ने का कार्य करता है। इस प्रतिजन में प्रतिरक्षा का निर्माण किया जाता है। ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षाएं संपन्न होती है और जिसके परिणाम स्वरूप इन प्रतिजन को नष्ट किया जाता है, इनका उन्मूलन हो जाता है। सामान्यतः उपार्जित प्रतिरक्षा विधि मनुष्य को जीवन के पश्चात अर्थात जीवन के बाद प्राप्त होती है, और जब जीवन के बाद मानव शरीर में इनका निर्माण होता है तो उस समय इनके लिए विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों का कार्य करते हैं। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों की बात करें, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण मनुष्य को हाइपोग्लाइसीमिया रोग नहीं होगा। वहीं प्रोटीन की उपस्थिति के कारण क्वाशियोर्कर व मैरस्मस रोग से बचाव किया जा सकता है। इस प्रकार एक विशिष्ट पदार्थ एक विशिष्ट बीमारी के विरुद्ध कार्य करता है। इन सब के परिणाम स्वरूप शरीर में प्रतिजन उन्मूलन का कार्य भी होता है। अब है सक्रिय प्रतिरक्षा विधि। सक्रिय प्रतिरक्षा विधि वे भाग होती है ऐसी प्रतिरक्षा विधि जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षाओं का निर्माण करता है। यह प्रतिरक्षा केवल उस विशेष प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षा का निर्माण होता है। वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि
में इस प्रकार की प्रतिरक्षा से शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता, जैसे डिप्थीरिया व टिटनेस का टीका। यानी सामान्य भाषा में बात करें तो हमारे शरीर में कई बीमारियों से लड़ने की स्वयं ही क्षमता निर्मित हो जाती है और ये क्षमता निर्मित होने के बाद जीवन भर कार्य करती है। जैसे कि पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, लेकिन पोलियो की वैक्सीन 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाने के बाद में उसे पिलाने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात एक बार उसके शरीर में जैसे उसके प्रतिरक्षों का निर्माण हो जाता है, जैसे कि पोलियो का जो जीवाणु है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाया जाता है। उसकी कोई दवा नहीं है, केवल उसके जीवाणु को ही हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, जिससे हमारा शरीर पोलियो के जीवाणु से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी का निर्माण कर देता है। और जैसे ही शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, उसके बाद पोलियो का यदि कोई भी जीव हमारे शरीर में जीवन भर कभी भी प्रविष्ट करेगा तो वे प्रतिरक्षी उसे स्वयं नष्ट कर देंगे। अर्थात एक बार उसका प्रतिरक्षी बनने के बाद जीवन भर उसकी सुरक्षा बनी रहती है। वहीं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इन जीवाणु के प्रतिजन बनने के पश्चात अर्थात इनके प्रतिरक्षी बनने के पश्चात भी एक निश्चित समय के पश्चात ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे डिप्थीरिया का टीका 1 या 2 वर्ष के पश्चात पुनः लगाया जा सकता है। टिटनेस का टीका 3 महीने के पश्चात पुनः लगाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि टिटनेस के जो प्रतिरक्षी है केवल 3 महीने तक निर्मित होते हैं, उसके पश्चात फिर वे नष्ट हो जाते हैं और उन्हें पुनः बनाने के लिए पुनः टीके देने की आवश्यकता महसूस होती है। इस प्रकार उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के 2 भाग होते हैं। अब ये आज के गृह कार्य के रूप में आप करेंगे प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि किसे कहते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा विधि के 2 उदाहरण लिखिए। वहीं स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि किसे कहा जाता है। धन्यवाद।